आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो पर पड़े ईडी के छापे की। इस छापे को लेकर चीन सरकार का क्या रुख है और साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या इससे भारत और चीन के बीच कारोबारी रिश्तों पर भी कोई असर पड़ने वाला है। आज के बुलेटिन में इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस चाइनीज कंपनी पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है। ईडी ने अब तक वीवो के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र समेत देश भर में फैले 44 ठिकानों पर छापा मारा है। कंपनी पर यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए कानून के तहत की गई है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ईडी क्या है। अक्सर चर्चा में रहने वाला ईडी देश में आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। यानी ये एजेंसी वित्तीय लेन देन से जुड़े मामलों की जांच करती है। ये पहला मौका नहीं है जब किसी चाइनीज कंपनी पर शिकंजा कसा गया है। इससे पहले अप्रैल में ईडी ने चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी की 5,551 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। वहीं टैक्स चोरी के आरोप में फरवरी में चीनी कंपनी हुआवे पर भी छापा मारा गया था। पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग ने शाओमी, ओप्पो और वीवो से जुड़े ठिकानों और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ छापा मारा था। इन कंपनियों पर भी भारत के टैक्स से जुड़े कायदे कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप था। बता दें कि मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन आईडीसी के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन बाजार में वीवो की करीब 15% हिस्सेदारी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2022 की पहली तिमाही में वीवो कंपनी ने 55 लाख स्मार्टफोन भारत निर्यात किए थे। आइए एक्सपर्ट समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। पिछले साल से ही ये सवाल सामने आया है। इनकम टैक्स का उस वक्त भी रेड हुआ था वाइवो चाइनीज मोबाइल मेकर के ऊपर। उस वक्त नाम नहीं दिया गया था और अभी भी औपचारिक तरीके से नाम तो दिया नहीं जाता है कि किस कंपनी के ऊपर टैक्स रेड हुआ है। लेकिन ये पता ही है कि करीब बहुत सारे वाइवो के ऑफिसेस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापे मारे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्यों आ जाता है? क्योंकि आजकल टैक्स का जो हर रेड होता है उसमें एक प्रावधान मनी लॉन्ड्रिंग का आ जाता है। जब भी कोई टैक्स इश्यू होगा यानी टैक्स डिफॉल्ट जिसमें क्रिमिनल केस आता है, उसको भारत सरकार के नियम के हिसाब से वो मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम माना जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम जैसे ही आएगा तो उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का रोल आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे आजकल ऑलमोस्ट किसी भी इनकम टैक्स रेट में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी साथ रहता है। तो कल जैसे बहुत सारे वाइवो के बहुत सारे ऑफिसेस के ऊपर इन लोगों ने रेड किया था। जनरली उसको रेड नहीं बोला जाता है, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन बोला जाता है या सर्वे ऑपरेशन बोला जाता है। तो वो तो अलग खैर बहुत जिसे कहते हैं ऑफिशियल टर्म्स है। बट मोटा मोटी बात यह है कि देखना है कि इनको कि वाइवो का जो इंडियन ऑपरेशन है और चाइनीज ऑपरेशन जो है उनका मदर कंपनी में, इसके बीच का जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है वो भारतीय टैक्स लॉ के हिसाब से ठीक ठाक चल रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ से अगर वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, यहाँ से अगर रॉयल्टी जनरेट कर रहे हैं, तो वो पैसा किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपने चाइनीज कंपनी को, हेडक्वार्टर्स को। और ये मायने रखता है क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन रोल में ये संपर्क को काफी गौर से देखा जाता है कि सब्सिडरी कंपनी कितना जिसे कहते हैं कितना हैंड्स ऑफ तरीके से, कितना आर्म्स लेंथ तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाते हैं। यानी कि जिस देश में इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं वहां से तो ऐसा नहीं कि वहां पे वो अर्न कर रहे हैं और वो पैसा किसी न किसी आड़ में अपने मदर कंपनी के पास पहुंचा देते हैं। तो ये है मोरलेस इश्यू। और बड़ा कंपनियां हैं इसलिए सबका नजर टिका हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर इस तरह का झट से ऐसा इश्यू नहीं आया है पहले, और बहुत ही कम आया था। तो इसलिए द स्केल
सबको काफी सरप्राइज किया है। चाइनीज कंपनी वीवो पर ईडी ने जब से अपना शिकंजा कसा है, कंपनी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने जम्मू कश्मीर स्थित वीवो के एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ चीनी नागरिक कंपनी के शेयर होल्डर्स थे और उन्होंने पहचान के तौर पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। इसके बाद ईओडब्ल्यू की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए ईडी हरकत में आ गई और वीवो कंपनी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया। जब ईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि कथित जालसाजी के लिए कई शेल कंपनियां बनाई गई थीं और इसके जरिए अवैध रूप से कमाई गई रकम की हेराफेरी भी की गई थी। एजेंसी को इस बात का भी शक है कि अवैध रूप से कमाई गई रकम को विदेशों में भेजा गया था या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कानूनी एजेंसियों को धोखे में रखकर भारत में कुछ दूसरे धंधे में लगा दिया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वीवो के 2 डायरेक्टर झेंग शेन ओयू और झांग जी 1 साल पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग शियाओ जियान ने बयान जारी किया है। बुधवार को देर रात जारी बयान में कहा गया है कि चीनी सरकार ने हमेशा चीनी कंपनियों को अपने विदेशी परिचालन में स्थानीय कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए कहा है और चीनी कंपनियों को उनके वैध अधिकारों और हितों को बनाए रखने के लिए मजबूती से समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष को कानून के तहत काम करना चाहिए और चीनी फर्मों के लिए एक निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करना चाहिए। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक देश भर में हुई छापेमारी से वीवो पर करीब 10,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली है। तो क्या वीवो पर कार्रवाई का भारत और चीन के कारोबारी रिश्तों पर भी असर पड़ेगा? इस बारे में एक्सपर्ट का नजरिया जान लेते हैं। एक तो भारत के साथ चाइना का रिलेशनशिप में जो अड़चने हैं वो हम सब विदित हैं, लेकिन ये भी बात है कि बहुत सारे चाइनीज कंपनीज कई सालों से, ये टेंशन होने के पहले ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर चुके थे। वाइवो, Xiaomi, इन सारी कंपनीज के यहाँ पे बड़ा बिजनेस है, वो काफी विस्तृत है उनका जाल। तो इसीलिए इन कंपनियों के ऊपर भारत सरकार का क्या रवैया रहता है, ये काफी बड़ा चीज है। ये आपने जो सही जिक्र किया कि भारत और चाइना के बीच में जो तनाव है, उस तनाव की वजह से कहीं ये रेट उससे जुड़ा हुआ है क्या? और जैसे अपने चीनी राजदूत की स्टेटमेंट का बताया, उन्होंने भी इसी का ही जिक्र किया है। लेकिन ये टैक्स रेट देखिए, एक टैक्स इवेशन की इशू के ऊपर आता है और अगर वाइवो को अगर लगता है कि सही नहीं है तो ये इनके ऊपर केस कर सकते हैं और भारतीय जुडिशरी में इसके अगेंस्ट प्रावधान काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट चाइना से ज्यादा, चाइना में अगर किसी कंपनी के ऊपर सरकारी कोई आपत्ति होता है तो उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिस्कोर्स या जुडिशियल सेफ्टी नहीं रहता है, लेकिन भारत में वो नहीं है। भारत में रूल ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग माना जा है। यहाँ पे कंपनी को अगर लगता है कि नहीं, उनके साथ सही सलूक नहीं हुआ है तो वो केस कर सकते हैं और वो केस में जीत भी सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टैक्स के जो इश्यूज हैं वो जिसे कहते हैं विंडिक्टिव या प्यूनिटिव एक्शन की तरफ से लिया गया है, बिल्कुल नहीं। और क्योंकि इसका अगर आईटी डिपार्टमेंट अगर इसका तर्क पेश नहीं कर पाएंगे कोर्ट में तो उनका केस नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जरूर उन्होंने काफी होमवर्क किया होगा इस तरह के एक्शन लेने से पहले, क्योंकि उनको भी पता है कि इसका आगे चलकर इसका क्या इम्प्लिकेशन बनेगा। ये तो हो गई मेन खबर। अब बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। बढ़ती महंगाई और खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने गेहूं के बाद अब आटा और मैदा के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। इसके लिए DGFT यानी कि डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। DGFT की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 से 12 जुलाई तक सिर्फ वही कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के लिए मंजूर किए जाएंगे जो या तो शिप पर लोड किए जा चुके हैं या फिर कस्टम को हैंडओवर किए जा चुके हैं। दरअसल गेहूं के निर्यात पर बैन लगने के बाद से आटे के एक्सपोर्ट में जोरदार इजाफा देखने को मिला था। इसके चलते देश में आटे की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार के इस फैसले से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आटा कीमतों में नरमी देखने को मिलेगी। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।